डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू से संबंधित आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज तारीख है 28 दिसंबर और देखते हैं कि आज के एमसीक्यू से संबंधित इस वीडियो में कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल। ये रहा हमारा सवाल, खबरों में रहा T+0 सुविधा निम्न में से किसी से संबंधित है? ए एयरपोर्ट, बी शेयर बाजार, सी क्रिकेट और डी चिकित्सा। क्या है इसका सही जवाब? बी शेयर बाजार। काफी महत्वपूर्ण है यह सवाल, काफी महत्वपूर्ण इसकी व्याख्या और परीक्षा के दृष्टिकोण से तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि एक एजेंसी है और वह एजेंसी कौन सी है? सेबी, मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसने निधि और प्रतिभूतियों के क्लियरेंस और उसके सेटलमेंट के लिए T+0 सुविधा इसे शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। तो कुल मिलाकर अगर हम इसे आसान भाषा में समझने का प्रयास करें तो शेयर मार्केट में जो शेयरों की खरीद और बिक्री होती है तो उसके खरीदने और बेचने की प्रक्रिया के लिए T+0 ये फैसिलिटी को शुरू करने का प्रपोजल सेबी ने दिया है। अब इसमें यहां पर यह होता है कि T+0 जो निपटान चक्र है या T+0 मतलब क्या हो गया? उसी दिन जो भी निधि और प्रतिभूति है उसके क्लियरेंस और सेटलमेंट और वैकल्पिक आधार पर तत्काल निपटान चक्र की यह सुविधा प्रदान करता है। हम आगे देखेंगे, इसलिए आप भाषा में उलझिएगा मत, हम आगे इसको विस्तार से देखेंगे। पर लेकिन यहां पर जो चीजें हैं उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए अब क्या है कि यह जो T+0 सुविधा है यह शेयर बाजार के द्वितीयक बाजार में, प्राइमरी की बात नहीं हो रही जहां पहली बार शेयर को मार्केट में लाया जाता है, बल्कि ऑलरेडी जो शेयर मार्केट में है और उसे निवेशकों के बीच खरीदा और बेचा जाता है, हम उस बाजार की बात कर रहे हैं। मतलब हम बात कर रहे हैं द्वितीयक बाजार की। तो द्वितीयक बाजार में मौजूद T+1 मतलब व्यापार प्लस एक दिन इस निपटान चक्र के अतिरिक्त होगी। मतलब T+1 तो होगा ही होगा, उसके अलावा T+0 भी होगा वैकल्पिक रूप में। यहां एक अलग इससे जानकारी ये देख लीजिए कि शेयर मार्केट में शेयरों की खरीद बिक्री से संबंधित जो सेटलमेंट का प्रोसेस है, जो साइकिल है, उसको 2002 में T+5 से छोटा करके T+3 कर दिया गया और उसके बाद 2003 में इसे T+2 कर दिया गया। तो यहां यह भी जानना जरूरी है। अब आगे देखिए कि जो T+0 व्यवस्था लाई गई है उसमें काम कैसे होगा। तो इसमें चरणबद्ध रूप से काम होगा। चरणबद्ध का मतलब है कि चरण पहला, चरण दूसरा। चरण पहला वो क्या है? T+0 निपटान चक्र और चरण दूसरा वो क्या? त्वरित निपटान चक्र। बात करते हैं पहले चरण की। इस पहले चरण में जो T+1 के अतिरिक्त एक विकल्प होगा T+0 निपटान चक्र का, तो उसके अंतर्गत वैसे शेयरों के निपटाने की व्यवस्था शाम के 4:30 बजे तक, मतलब उसी दिन शाम के 4:30 बजे तक पूरा कर लिया जाना है, जिसका ट्रेड या जिसकी खरीद बिक्री दोपहर 1:30 बजे तक हो जाएगी। चरण 2 में क्या व्यवस्था है वो देखिए। चरण 2 में यहां पर यह है कि उसमें तत्काल मतलब उसी क्षण व्यापार दर व्यापार निपटान किया जा सकता है। इसका मतलब है कि आपने खरीदा, दूसरे ने उसको बेचा और यहां पर जो खरीदने और बेचने की प्रक्रिया उसी दिन है वो 4:30 बजे नहीं 3:30 बजे तक उसको पूरा कर लेना होगा। तो एक में है कि खरीदने और बेचने की प्रक्रिया 4:30 बजे पूरी होगी और दूसरा जो चरण है जिसमें तत्काल की बात हो रही है, त्वरित निपटान चक्र की बात हो रही है, उसमें 3:30 बजे तक उस कारोबार को पूरा कर लेना है। उसके अलावा देखिए सेबी ने यह भी सुझाव दिया है कि शुरुआत में इसमें कौन सी कंपनियां आएंगी। तो इसमें वो कंपनियां आएंगी जो बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 500 सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में शामिल होंगे। ये बाजार पूंजीकरण क्या होता है? तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि किसी भी कंपनी के बाजार में जारी शेयर और प्रति शेयर का जो मूल्य होता है, उसका जो मूल्य होता है वही कहलाता है बाजार पूंजीकरण या मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो उसमें भी कौन? शीर्ष 500 जो लिस्टेड कंपनी है वही T+0 निपटान सुविधा के अंतर्गत अभी आएगी। और T+1 निपटान चक्र में लागू जो अभी निगरानी उपाय है वही निगरानी उपाय T+0 निपटान चक्र में भी देखा जाएगा। हाँ, एक बात यहां पर यह कही गई है, शेयर के बदले शेयर, बॉन्ड के बदले बॉन्ड, इस तरह का जो व्यापार के बदले व्यापार समझौता है उसके अंतर्गत अभी T+0 की अनुमति नहीं दी गई है। इसके बारे में अगर लाभ की बात करें तो वह लाभ किस प्रकार से होगा? तो सीधी सी बात है, आप खुद सोचिए कि जिस दिन शेयर को खरीदा है और जिसने उसको खरीदा और जिसने उसको बेचा है, अगर उसी दिन उसका सेटलमेंट हो जाए तो इससे शेयर बाजार में शेयरों की खरीद बिक्री बढ़ेगी, इससे बॉन्ड की खरीद बिक्री बढ़ेगी और यह दोनों के लिए फायदेमंद होगा, शेयर को बेचने वालों के लिए भी, शेयर को खरीदने वालों के लिए भी। इसमें और हम देखते हैं T+1 निपटान चक्र और T+2 निपटान चक्र ये क्या है। देखिए पहले बात करते हैं T+1 निपटान चक्र। इसमें यह है कि इसमें व्यापार का जो निपटान होता है वह एक कार्य दिवस में होता है। मतलब कि आज जो शेयर को बेचा है निवेशक को अगले दिन पैसा मिल जाएगा, तो T+1।
T+2 में क्या होता है? T+2 का मतलब है कि इसमें एक दिन और ऐड हो जाएगा, कि मतलब जो यहां पर व्यापार का निपटान है वो 2 कार्य दिवसों में होता है। मतलब कि इसके अंतर्गत ये होता है कि आज शेयर को बेचा गया, अगले दिन जो ब्रोकर है उसको पैसा मिल जाएगा और फिर नेक्स्ट डे जो है वह पैसा जमा हो जाएगा इन्वेस्टर्स के खाते में। तो मतलब यहां पर है कि तीसरे दिन जो है वहां पर सेटलमेंट हो जाएगा। एक बात और यहां पर है कि यदि कोई स्टॉक एक्सचेंज T+1 निपटान चक्र का विकल्प चुनता है, मतलब उसको आना T+1 निपटान चक्र में, तो उस पर उसको कम से कम 6 महीने तक उसी मोड में रहना होगा, T+1 निपटान चक्र के मोड में रहना होगा। हाँ, अगर वो T+1 के बाद T+2 पर जाने का इरादा रखता है तो फिर उसके लिए भी उसे बाजार को 1 महीने का एडवांस जो नोटिस है वो देना होगा, बाजार को बताना होगा कि वह T+1 से T+2 पर जा रहा है। अगला सवाल यहां पर यह है कि मैसेज इन ए बॉटल अभियान से संबंधित है। ए नासा, बी इसरो, सी जाक्सा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए नासा। अब इसके अंतर्गत क्या है वो देखिए। तो नासा का मैसेज इन ए बॉटल अभियान यह एक सार्वजनिक पहल है जो लोगों को बृहस्पति के चंद्रमा, जिसका नाम है यूरोपा, तो वहां पर अपना नाम भेजने की एक सुविधा दे रहा है। अब इस अभियान में क्या होगा कि एक माइक्रोचिप पर जितने भी लोग अपना नाम देंगे उनके नाम को उकेरा जाएगा और जो अमेरिकी कवि एडा लिमोन की एक कविता के साथ ये माइक्रोचिप होगा। एडा लिमोन की कविता जो है वो पृथ्वी और यूरोपा, मतलब ये कहे कि वहां भी जल है, तो इन दो जल जगतों के बीच का जो संबंध है उसके बारे में बताती है। उसके बाद जो यूरोपा क्लिपर है वह अंतरिक्षयान 2024 में माइक्रोचिप और कविता को यूरोपा ले जाएगा और यह अभियान जो है वो जनता के लिए पूरे तौर से खुला हुआ है और लोग 2023 के अंत से पहले अपना नाम निःशुल्क जमा कर सकते हैं और 5 दिसंबर 2023 तक 2 मिलियन से अधिक लोगों ने इस अभियान में भाग ले लिया है। यूरोपा जो है वह बृहस्पति के सबसे बड़े और छठे निकटतम चंद्रमा में से एक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। यह रहा अगला सवाल कि खबरों में रहा स्लिम निम्न में से किस देश से संबंधित है? ए अमेरिका, बी चीन, सी जापान और डी रूस। इसका सही जवाब है सी जापान। आइए देखते हैं इसकी भी व्याख्या को। तो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसे संक्षेप में कहते हैं जाक्सा, उसने हाल ही में घोषणा की है कि उसका स्लिम लैंडर सफलतापूर्वक चंद्र कक्षा में चला गया, मतलब चंद्रमा की कक्षा में चला गया है। अब यह जापान द्वारा चंद्रमा पर उतरने का पहला प्रयास है और अगर चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है, वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला यह 5वां देश बन जाएगा। जबकि हमें पता है कि अन्य जो 4 देश हैं उसमें अमेरिका, रूस, भारत और चीन है। और स्लिम चंद्रमा पर उतरने वाला सबसे छोटा और हल्का अंतरिक्ष यान होगा और स्लिम के लिए चुनी गई जो लैंडिंग साइट है वह चंद्रमा के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में शियोली नामक एक छोटे क्रेटर के पास है। अगला सवाल है यहां पर कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश और डी गुजरात। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कर्नाटक। आइए देखते हैं इसकी भी व्याख्या को। इसरो ने 1 जनवरी 2024 को सुबह 9:10 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से देश का पहला पोलारिमीटर मिशन एक्सपोसैट इसे लॉन्च करने की अपनी योजना को उसने बताया है। अब इसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C58 से लॉन्च किया जाएगा और तो और 2021 में लॉन्च किया गया है नासा का इमेजिंग एक्सरे पोलारीमीटर एक्सप्लोरर। तो इसके बाद जो एक्सपोसैट लॉन्च होगा यह भारत का तो पहला होगा लेकिन दुनिया का दूसरा पोलारीमेट्री मिशन होगा। यह इसरो की एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। अगर हम एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट के बारे में बात करें तो एक्सपोसैट जो है इसका हिंदी में है एक्सरे ध्रुवणमापी उपग्रह और इसे विकसित किया है इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बेंगलुरु में स्थित है। उन दोनों ने आपसी सहयोग के द्वारा और इसरो का यह कहना है कि एक्सपोसैट या एक्सट्रीम सिचुएशन में चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विभिन्न गतिकी या जो डायनामिक्स है उसका यह अध्ययन करेगा। मतलब यहां पर है कि ये जो चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोत हैं जब वो अपनी चमक के चरम पर रहेंगे तो उस समय उसकी गति का अध्ययन करेगा। अब एक्सपोसैट का लक्ष्य है ब्रह्मांड के 50 सबसे चमकीले स्रोतों की स्टडी करना। इसमें कौन कौन शामिल है? पल्सर, ब्लैक होल, एक्सरे, बाइनरीज,
एक्टिव गैलेक्टिक न्यूट्रॉन स्टार्स और नॉन थर्मल सुपरनोवा इनके बचे हुए हिस्से। और इस सैटेलाइट को 500 से 700 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा और इस सैटेलाइट का जीवन जो है वह होगा लगभग 5 वर्ष का। अगला सवाल यहां पर है कि कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना कहां है? तो ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र और डी राजस्थान इसका सही जवाब है। ऑप्शन बी तमिलनाडु। आइए देखते हैं इसकी भी व्याख्या को। तो भारत और रूस दोनों ने 26 दिसंबर 2023 को तमिलनाडु में स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की भविष्य की बिजली उत्पादन इकाइयों के निर्माण से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अगर हम कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें, संक्षेप में उसे हम कहते हैं KNPP, तो यह रूस की तकनीकी सहायता से तमिलनाडु में इसे तैयार किया जा रहा है। इसका निर्माण प्रारंभ हुआ मार्च 2002 में और फरवरी 2016 से कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की पहली बिजली इकाई 1000 मेगावाट की क्षमता से लगातार क्रियाशील है। तो कब से यह क्रियाशील है? 2016 से। और जो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसको याद रखिएगा, यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है और यह तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में चेन्नई से 650 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। उसके बाद कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट को न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। फिर परियोजना के प्रथम चरण में रूसी तकनीक पर आधारित 1000 मेगावाट के 2 दबावयुक्त जल रिएक्टर इकाइयों, मतलब एक 2013 में और दूसरा 2016 में इसका निर्माण किया गया। परियोजना के दूसरे और तीसरे चरण में और 4 इकाइयां निर्माणाधीन हैं। यह बात काफी महत्वपूर्ण है कि कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की 6 इकाइयों के चालू होने पर बिजली संयंत्र की कुल क्षमता 6000 मेगावाट की हो जाएगी। तो इस प्रकार डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू से संबंधित आज की इस वीडियो में हमने उन प्रमुख खबरों को देखा है और उससे संबंधित एमसीक्यूज को देखा है ताकि वो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए। इसके साथ ही इस वीडियो को हम ये समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.